डेट आज 5 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है शेयर रेंटिंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसए के टॉपिक में इसका एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है और क्या है ये शेयर रेंटिंग। रिसेंटली देखो, वेस्ट बंगाल का सीआईडी डिपार्टमेंट है, जो क्रिमिनल या क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अपराध जांच विभाग है जो वेस्ट बंगाल का डिपार्टमेंट, इसने एक कैंपेन चलाया है, अभियान चलाया है पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए। क्यों पेरेंट्स को क्यों सेंसिटाइज करने हैं, मतलब पेरेंट्स में एक तरह से जागरूकता लाने के लिए कि जो शेयर रेंटिंग है उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो क्या है ये शेयर रेंटिंग। देखो, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अपने बच्चों की जो फ़ोटो होती है या कोई वीडियो होती है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन पे फ़ोटो डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे। इसी एक्टिविटी को बोलते हैं शेयर रेंटिंग। दो वर्ड से मिलके बना है, एक शेयर और एक पेरेंटिंग, शेयर रेंटिंग बोलते हैं। तो इसके नुकसान क्या हैं, क्या रिस्क हैं। इसका पहला रिस्क है, देखो, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो इंटरनेट पे अपराध करते हैं, मान लो बच्चों की फ़ोटो को मिसयूज कर सकते हैं, वीडियो का मिसयूज कर सकते हैं। इसकी वजह से बच्चे को साइकोलॉजिकल ग्रोथ में नुकसान हो सकता है, उसको इफ़ेक्ट पड़ सकता है और उनकी फ़ोटो को मॉफ्ड किया जा सकता है, मतलब डिजिटल किडनैपिंग के लिए उनको यूज किया जा सकता है, उनकी वीडियो फ़ोटो को। इस तरह से उनको नुकसान हो सकता है शेयर रेंटिंग से। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लिथियम डील। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस में। रिसेंटली देखो, फ्रेंच मिनरल कंपनी है, फ्रांस की एक मिनरल कंपनी है, उसने ब्रिटेन की, यूके की एक कंपनी है ब्रिटिश लिथियम, इसके साथ एग्रीमेंट किया है। और ब्रिटिश लिथियम जो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करती है, इंग्लैंड में जगह है कॉर्नवाल, वहाँ पे ब्रिटिश की ये कंपनी है जो ब्रिटिश लिथियम, वहाँ पे ये कॉर्नवेल से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करती है। लिथियम ये समझ लो एक मेटल है, धातु है। आपको पता ही होगा, बैटरी जो होती हैं, जो रिचार्जेबल बैटरी आपके फ़ोन में यूज होती है, कंप्यूटर में या आजकल गाड़ियों में, कार में, या फिर आपके जो ट्रक होते हैं या फिर बाइक, इनमें जो लिथियम बैटरी यूज होती है, तो ये लिथियम एक्सट्रैक्ट करती है ब्रिटिश लिथियम कंपनी। इसका 80% लिथियम इस फ्रेंच की कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो, एक तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब ये फ्रेंच की कंपनी 20,000 टन लिथियम पर ईयर ये प्रोड्यूस करेगी और इससे 20,000 टन से हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाया जा सकता है। मतलब 5 लाख जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें बैटरी लगाई जा सकती है और वो चलाए जा सकते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया की क्या पोजीशन है लिथियम में। देखो, इंडिया ने रिसेंटली मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन की है, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस की विजिट पे गए। और ये यूएस लेड इनिशिएटिव है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसमें अमेरिका है जो यूएस कंट्रीज़ को मिनरल की सप्लाई प्रोवाइड करता है, खनिज पदार्थों की। बहुत सारे इसमें खनिज पदार्थ हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं या रेयर मिनरल्स में आते हैं। ये बहुत बार हमने ऊपर डिस्कस किया है, मतलब पहले डिस्कस किया है। और ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, इसके साथ फ्रांस और यूके ने भी। इंडिया देखो इसका फ़ायदा ले सकता है। इसमें क्या है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर सकता है, ट्राइलेटरल, तीनों मिलके, इंडिया इन तीनों के साथ मिलके, और लिथियम की सप्लाई चेन को रिलायबल बना सकता है। मतलब हमें देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करना है, हमारे पास लिथियम का कम प्रोडक्शन होता है और इंडिया लिथियम यहाँ से परचेज कर सकता है इस डील से, इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप से, या फिर फ्रेंच की जो डील हुई है यूके से। अब जान लेते हैं थोड़ा लिथियम के बारे में। लिथियम देखो एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, सिल्वर कलर की दिखाई देती है, ये थोड़ी स्लेटी कलर की, ग्रे कलर की सॉफ्ट होती है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में देखो ये एक लाइटेस्ट मेटल है, जितनी भी धातु हैं उनमें सबसे हल्की मेटल है लिथियम। और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है, जितने भी एलिमेंट है उनमें से सबसे जो लाइटेस्ट है, सबसे हल्का सॉलिड मेटल ये लिथियम है। लेकिन ये हाईली रिएक्टिव है, अगर ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये रिएक्टिव है, रिएक्शन कर जाता है और फ्लेमेबल है, आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी से। इसलिए इसको मिनरल ऑयल में, जो मिनरल ऑयल होता है उसमें डुबो के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो लार्जेस्ट रिजर्व रखती हैं इसका, सबसे ज़्यादा देखो लिथियम की जो खदानें हैं वो चिली में है,
फिर ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है चिली, ये है अर्जेंटीना और बोलीविया। इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रिजर्व पाया जाता है लिथियम का, और सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में चिली में ही मिलता है रिजर्व, खदानें। इंडिया में देखें तो इंडिया में कहाँ पे, देखो इंडिया में अभी फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में मिला है। सलाल हैमाना एरिया है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे लगभग उम्मीद जताई जा रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 6 मिलियन टन्स का रिजर्व हो सकता है लिथियम का। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ना, जो माइंस का मंत्रालय, खदानों का मंत्रालय हमारा, उसके अंदर काम करती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1851 में बनाई थी ये, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता, याद रखना ये भी। और कहाँ कहाँ पे लिथियम का रिजर्व हमारे इंडिया में, देखो राजस्थान की जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रेवंट हिल है, देगन नाम की जगह पे, वहाँ पे भी पाया जाता है लिथियम। कर्नाटक में मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है कुछ रिजर्व लिथियम का इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया और CDRI के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में। देखो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है हेडक्वार्टर एग्रीमेंट के लिए। क्या है ये हेडक्वार्टर एग्रीमेंट, देखो जो CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक इनिशिएटिव है जो इंडिया ने ही लॉन्च किया था 2019 में। कहाँ से लॉन्च किया था पूरा डिटेल में जानेंगे। ये लॉन्च किया था, इसके लिए हेडक्वार्टर बनाने के लिए इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। तो CDRI और इंडिया के साथ एग्रीमेंट हो गया है कि हेडक्वार्टर बनाया जाएगा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होगा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें देखो गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें यूनाइटेड नेशन की एजेंसी भी पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से कंपनीज, अकेडमी, इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल बैंक, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें CDRI में। यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप है, किसके लिए, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसका टारगेट भी क्या है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो रेजिलियंस हो। रेजिलियंस का मतलब क्या है, मतलब फ्लेक्सिबल। मान लो भूकंप आए कहीं पे, हमें पता है कि पहाड़ों पे ज़्यादा भूकंप आता है, तो वहाँ पे हम पत्थरों के, ईंटों के घर ही ना बनाए, वहाँ पे किसके घर बनाए, फिर वहाँ पे तो बांस के, लकड़ी के ऐसे घर, मान लो वो गिर भी जाएँ तो लोगों को नुकसान ना हो, मतलब लोगों की जान ना जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे बांस के घर बने होते हैं मोस्टली, अधिकतर वो पहाड़ों पे, जंगली इलाकों में। तो वो इसलिए उनका फ़ायदा भी है कि अगर भूकंप आता है तो लोगों को जान माल का नुकसान नहीं होता है। तो इसमें भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो रेजिलियंस हो, डिजास्टर प्रोन हो, डिजास्टर आए, आपदा आए, संकट आए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जो भूकंप रोधी हो, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन हो, ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए। तो इसका टारगेट यही है CDRI का कि वर्ल्ड में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है जो डिजास्टर रेजिलियंस हो, डिजास्टर से कम नुकसान हो। कब लॉन्च किया था ये, देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने 2019 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रहा था, वहाँ पे लॉन्च किया था। यूनाइटेड नेशन का एक क्लाइमेट एक्शन समिट हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे लॉन्च किया था। ये ग्लोबल लीडरशिप रोल इंडिया का बताता है कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रेजिलियंस मैटर से निपटने के लिए इंडिया का लीडरशिप रोल क्या है पूरे वर्ल्ड में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर होगा इसका। जब से लॉन्च किया है 31 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया है, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन कर लिया है, 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है CDRI को। 2022 में देखो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह CDRI को ट्रीट किया जाएगा, और अभी हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन कर लिया। यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट है 1947 का, इसके जो इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस हैं उनसे एग्जम्पशन दिया गया है CDRI को। सिग्निफिकेंस क्या है इस हेडक्वार्टर एग्रीमेंट का, देखो अब जो ये CDRI है अपना फंक्शन इंटरनेशनली कर सकेगा और ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकेगा, यानी कि जो इसका टारगेट है अपने टारगेट को हासिल करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर में काम कर सकेगा ये CDRI। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस में ऐसे के टॉपिक में इसका आप जो डेटा है वो यूज कर सकते हो। इसमें देखो इंडिया की रैंकिंग क्या आई है, 67th रैंकिंग आई है पूरे वर्ल्ड में इंडिया की। कौन जारी करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, एक ये समझ लो इंटरनेशनल NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
गैर सरकारी संस्था हिंदी में बोलते हैं। इसने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाली है। क्या देखते हैं इसमें, देखो इसमें ये देखते हैं कि किस देश ने एनर्जी में ट्रांजिशन किया है। एनर्जी में ट्रांजिशन का मतलब देखो, अभी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में अधिकतर कोयले से होती है, कोयला, उससे बिजली बनती है। और ये ट्रांजिशन का मतलब हो गया, अगर कोयले को छोड़ के हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, मान लो सूर्य से बिजली बनाएं, सोलर एनर्जी, हवा से बनाएं, विंड एनर्जी, या बायोगैस एनर्जी बनाएं, तो ये जो एनर्जी होगी कोल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र करना अपने आप को, तो ये जो ट्रांजिशन है इसी को बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें देखा जाता है कौन सी कंट्री ने कोयले को छोड़ के या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन किया है। इसमें टॉप 5 कंट्री कौन सी आई हैं, सबसे पहले स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये टॉप 5 कंट्री रही हैं इस इंडेक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट 2023। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए भी। देखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, ये डिपार्टमेंट वही है जो बजट तैयार करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, काम करता है। अभी इस डिपार्टमेंट ने सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम है ये या सर्टिफिकेट है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जो, उनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी ऑथराइजेशन दे दिया है। मतलब अब जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ये चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, वहाँ पे जाके अकाउंट खुलवा के इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा ले सकती हैं महिलाएं। तो क्या होता है इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में, देखो ये बजट इस साल का पेश किया था, उसमें अनाउंस किया था ये सर्टिफिकेट, और 1 अप्रैल 2023 से शुरू कर दिया था। क्या है ये, वन टाइम सेविंग स्कीम है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारे इंडिया में लड़कियों को और महिलाओं को, गर्ल्स और वुमेन को। कैसे देती है, देखो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर एक लड़की और हर एक वुमन जो है महिला इंडिया में उसको प्रोवाइड करती है। क्या मतलब है इसका, हर एक महिला, कोई भी महिला या कोई लड़की या कोई महिला अपनी माइनर गर्ल के लिए, मान लो कोई लड़की है 18 साल से कम है, तो उसकी माँ उसके बिहाफ पे अकाउंट खुलवा सकती है बैंक में जाके, और उस अकाउंट में 2 साल के लिए पैसा जमा कर सकती है। यानी कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 2 साल। अगर मान लो ये अकाउंट खुलवाया महिला सम्मान जो ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के थ्रू, अब इसमें जो पैसा जमा होगा उस पे गवर्नमेंट 7.5% पर एनम ब्याज देगी। मतलब जिस बैंक में खुलवाएंगे वो बैंक देगा, गवर्नमेंट सहायता करेगी उसमें, और ये ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा, मतलब हर 3 महीने में कंपाउंड होगा 7.5% का जो ब्याज है। कितना पैसा जमा कर सकते हैं इसमें, 1,000 से लेके 2 लाख तक जमा कर सकते हैं इसमें कोई भी महिला। मान लो 2 लाख जमा किए तो 7.5% के उससे 15,000 ब्याज मिल जाएगा, और ये 15,000 ब्याज 2 लाख का, मान लो 2 साल में 30,000 हो जाएगा। लेकिन एक क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो 15 चौका 60 और 1 20, मतलब 1,20,000 के लगभग। यानी कि 2 साल बाद जब वो महिला अगर 2 लाख रुपये जमा करेंगी तो 3,20,000 रुपये उनको मिलेंगे। तो ये 1,000 से लेके 2 लाख तक जमा करवा सकती हैं। ये आपको राशि याद रखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का है, मतलब 2 साल बाद वो अपना ये पैसा वापस ले सकती हैं। लेकिन पार्शियल विथड्रॉल भी कर सकती हैं, 1 साल के बाद वो अपना 40% जो पैसा है निकाल सकती हैं, अपने काम काज के लिए या लड़की की पढ़ाई के लिए निकाल सकती हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये देखो महिलाओं को एम्पावरमेंट करेगा, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा महिलाओं को। और देखो एक बात आपको पता ही होगा, महिलाओं की जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है तो उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है परिवार में भी। अगर एक महिला कमा रही है, अर्निंग हो रही है, उसकी जॉब करती है अच्छी खासी और गवर्नमेंट जॉब है, तो उसकी परिवार में बात सुनी जाती है, उसकी बात चलती है। वरना आप ही सोचो, महिला है, मान लो लड़की है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, बिना पढ़े वो जाए अपने ससुराल में, मान लो शादी कर दी जाए, तो यहाँ तो अपने माँ बाप से देखो खर्चे के लिए पैसे मांगती थी, अब वहाँ पे भी उसको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे के माँ बाप पे, अपने पति पे। अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 रुपये के गोलगप्पे भी खाने हैं ना, तो पति के सामने हाथ फैलाएगी, तो फिर महिलाओं की बात कहाँ से सुनी जाएगी जब वो सारी चीज़ के लिए डिपेंड है या तो अपने पति पे या अपने पति के माँ बाप पे है। तो कितने शर्म की बात होती है एक महिला के लिए, अगर महिला सोचे तो।
और महिला की वैल्यू भी नहीं रहती है उस टाइम पे। तो ये गवर्नमेंट ने महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, महिलाओं को इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करने के लिए, खासकर रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में ये स्कीम चलाई है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक है स्वामी फंड। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने देखो एक बेंगलुरु में फर्स्ट प्रोजेक्ट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया स्वामी फंड के तहत, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, मतलब बधाई दी है। तो क्या है स्वामी फंड, ये हमें जानना है इसमें। देखो स्वामी का मतलब है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम। ये देखो ये फंड स्कीम है किस लिए, देखो ऐसे प्रोजेक्ट, मान लो कोई बिल्डर है, बिल्डिंग बना रहा था, वो बीच में ही रुक गया, स्टॉल्ड हो गया, बीच में स्टेड्स हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया। कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, रेजिडेंशियल मतलब लोगों को घर बना के दे रहा था, लोगों ने पैसे दे रखे थे, वो घर बना रहा था बिल्डर, लेकिन बीच में रुक गया, उसके पास पैसे नहीं रहे, नहीं बना पाया। तो ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस फंड में से पैसा दिया जाता है। कौन स्पॉन्सर्ड करता है इस फंड को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय करता है। मैनेज कौन करता है इस फंड को, ये कंपनी बना रखी है, स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी है, SBI कैप वेंचर लिमिटेड, ये कंपनी इसको मैनेज करती है। देखो ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी टीम्स है, जो केवल उन पे फोकस करती है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं और जो रुके हुए हैं। कैटेगरी टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये, सेबी के अंदर रजिस्टर है स्वामी फंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट को फंड दिया जा सकता है इसमें से। देखो वो प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के, रियल एस्टेट मतलब कोई बिल्डिंग बना रहा है कुछ भी, उसको अगर वो रेरा एक्ट 2016 का जो रेरा एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इसमें वो रजिस्टर है प्रोजेक्ट। मान लो कोई बिल्डर यहाँ पे बिल्डिंग बना रहा था और घर बना रहा था लोगों के लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए जो एकदम से घर अफोर्डेबल हो, ऐसा नहीं 1-1 करोड़ के फ्लैट, मतलब अफोर्डेबल हो, मिडिल इनकम या लोअर मिडिल इनकम जो परिवार के लोग हैं वो भी अफोर्ड कर पाएँ, वो भी खरीद पाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए घर बना रहा है बिल्डर और उसने रजिस्टर करा रखा रेरा एक्ट में, तो उसको दिया जा सकता है। और वो प्रोजेक्ट नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर हो गया हो, मतलब दिवालिया हो गया हो बिल्डर, उसके पास पैसे ही नहीं बचे, और वो प्रोजेक्ट या तो समय से पहले पूरा नहीं हो सका है, मतलब 5 साल में पूरा करना था, 10 साल हो गए अभी तक रोका हुआ है, स्टॉल्ड हो गया, डिले हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट को दिया जा सकता है। और केवल उन्हीं प्रोजेक्ट को दिया जा सकता है जो अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी के लोगों के लिए घर बना रहे हैं, उन्हीं के लिए दिया जा सकता है इस फंड में से पैसा उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत 6G अलायंस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया अभी भारत 6G अलायंस। देखो ये काम क्या करेगा, जैसे इसके नाम में 6G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हमारे इंडिया में काम करेगा। ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, इसमें देखो कंपनी भी, कोई एकेडमी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी, सबको प्रमोट करने के लिए ये पास में लाएगा, मतलब सबको एक साथ लेके आएगा, चाहे कोई पब्लिक सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, कोई कॉलेज है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस अलायंस में। और 6G टेक्नोलॉजी को हमारे इंडिया में डेवलप करने के लिए, ताकि वो अफोर्डेबल भी हो, मतलब ऐसा नहीं है 6G टेक्नोलॉजी आई तो काफ़ी महंगी हो जाए, गरीब लोग खरीद ही ना पाएँ। इंटरनेट का रिचार्ज मान लो हो गया 1200, 1300, 1500, 2000 रुपये का, अब कौन रिचार्ज करा पाएगा। अभी आपको पता है गरीब लोग हैं जो 200 रुपये लगभग पर महीने होता है रिचार्ज, या 200-250 उसमें, या 200-250 या 300 पर मंथ, वो कंपलसरी सही हो गया। अब नहीं रिचार्ज कराओगे तो नंबर बंद हो जाएगा। तो ये रिचार्ज कराने के लिए भी गरीब लोगों को सोचना पड़ता है। तो इसलिए 6D टेक्नोलॉजी आए जब, तो ऐसा ना हो वो अफोर्डेबल ना हो, तो इसके लिए पार्टनरशिप की गई है। और इंडिया को देखो ग्लोबल लीडर बनाया जाए 6D टेक्नोलॉजी में, ये भी टारगेट है। और नॉलेज एक्सचेंज की जाए। 6G टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है 240 करोड़ की, 240 करोड़ की फंडिंग दी है गवर्नमेंट ने। किसके थ्रू, एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है, इसके थ्रू। ये जो फंड स्कीम है क्या है, देखो एक फंड बनाया गया था 2022 में लॉन्च किया था ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जैसा इसके नाम में, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है, इसमें जमा किया जाता है। और इसका जो फंड है कहाँ से आता है, एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इसका 5% फंड, एनुअली 5% फंड इस फंड में आता है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में।
तो ये रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट के लिए फंडिंग दी जाती है इसमें, टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो यहीं से इसका फंड आएगा। और ये सारे स्टार्टअप हो, एकेडमी हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, सबके बीच में सिनर्जी सेटअप करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है साराडो। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए और 2 के लिए भी। क्या है साराडो? साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसने अभी इसके साथ एमओयू साइन कर लिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता साइन कर लिया है। तो पहले जानते हैं साराडो क्या है। देखो, जैसे इसके नाम में साउथ एशिया के कुछ कंट्री हैं इसमें, और एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये 16 मई 2007 को बनाई गई थी। किस लिए? ताकि देखो, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो इसके मेंबर हैं, जैसे इसके मेंबर कंट्री है बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ये इसके 5 कंट्री मेंबर हैं। इन कंट्रीज़ में डोपिंग ना हो स्पोर्ट्स में। डोपिंग का मतलब क्या है? देखो, कुछ स्पोर्ट्स मैन होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं, खेलने के दौरान कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ जिनसे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, या कुछ नशीली दवाइयाँ, नशा हो जाता है, मान लो रेस लगानी है, दौड़ते रहेंगे नशे में, या कोई गेम है कुश्ती का कोई भी, तो इसे बोलते हैं दवाइयाँ लेना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं डोपिंग। तो ये डोपिंग को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि सपोर्ट में डोपिंग ना हो इन कंट्रीज़ में। तो इंडिया ने भी अभी इसको, इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने भी एग्रीमेंट साइन कर लिया इसके साथ। तो इसका मकसद यही है कि स्पोर्ट्स में जो डोपिंग होती है उसको रोका जाए और प्लान बनाया जाए और कोऑपरेशन की जाए एक दूसरी कंट्री के साथ। एंटी डोपिंग एजुकेशन प्रोवाइड की जाए साउथ एशियन रीजन में। ट्रेनर है, जो कोई पर्सनल है, कर्मचारी हैं, एजुकेटर, उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग दी जाए उनको, और डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज किए जाएँ सेमिनार्स, वर्कशॉप, मीटिंग की जाए कि एंटी डोपिंग कैसे, इसके लिए कदम उठाए जाएँ, कैसे प्रिवेंट किया जाए डोपिंग को। और ये आपस में एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, ट्रेनर, टीचर, आपस में ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें एंटी डोपिंग एजुकेशन के लिए। तो एंटी डोपिंग को सपोर्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब जान लेते थोड़ा नाडा के बारे में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो इंडिया की। इसका टारगेट भी ये हमारे इंडिया में डोप फ्री स्पोर्ट बनाना है, मतलब कोई भी नशीली दवाई या ऐसी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दवाई लेता है वो ना ले स्पोर्ट्स में, क्योंकि इसके लिए देखो सस्पेंड भी कर देते हैं स्पोर्ट्स में खिलाड़ी को। अगर कोई पाया जाता है किसी ने दवाई ली है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो उसे निकाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, या बिल्कुल डिसमिस कर देते हैं कि आगे वो जीवन में स्पोर्ट्स खेल ही ना पाए। तो ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये देखो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह काम करती है। 2005 में बनाई गई थी। इंडिया में देखो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है 1860 का, इसके अंदर ये रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह रजिस्टर है एंटी डोपिंग जो एजेंसी है इंडिया की। प्राइमरी फंक्शन यही है, डोपिंग को रोकना है। जो इंटरनेशनली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका एक एंटी डोपिंग कोड है, उसको लागू करना है। डोपिंग के बारे में टेस्टिंग प्रोग्राम लागू करना है, रिसर्च एजुकेशन फैलाना है, लोगों को, खिलाड़ियों को ये बताना है कि स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाया जाए खेल में। ये सब कुछ इसका काम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का। नेक्स्ट टॉपिक है ई सारस ऐप। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1, 2 और 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस में। ये क्या है देखो, और किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसने लॉन्च किया है ई सारस मोबाइल ऐप को। एक एप्लीकेशन है, जैसे आपकी यूट्यूब की एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप की, ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन है। ये क्या काम करेगी? देखो, ई कॉमर्स साइट जानते हो आप, जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, ये क्या है? ई कॉमर्स साइट है। ऐसे ये ई कॉमर्स मोबाइल ऐप होगी, मतलब यहाँ पे सामान बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। किसका सामान? जो महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, मान लो कुछ महिलाएं हैं गाँव में, शहर में, मिलकर उन्होंने ग्रुप बना लिया और खुद की सहायता करती हैं पैसों से या किसी से, तो उन्हें बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। तो ये महिलाओं के जो ग्रुप हैं, मान लो कुछ महिलाएं प्रोडक्शन बनाती थी, मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाती थी, प्रोडक्शन करती थी, मान लो हाथ का पंखा बनाती थी, या कोई दरी बनाती थी, या मान लो स्वेटर बुनती थी, ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं कुछ महिलाएं, इकट्ठी हुई, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। अब उन्होंने कहा कि हम साथ में मार्केटिंग करेंगी, मान लो 15-20 महिलाएं आ गई, अब वो साथ में बेचेंगी अपना सामान। अब ऐसी महिलाओं के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए मोबाइल ऐप बनाइए। अब वो अपना प्रोडक्ट इस मोबाइल ऐप पर रजिस्टर कर सकती हैं, और यहाँ पर कोई है जाके इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकता है और डायरेक्टली यहाँ से खरीद सकता है और डिलीवर हो जाएगा उनके घर पे, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट से आता है। तो यही है इसमें। और ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जो, इसी के अंदर इनिशिएटिव चलाया गया है हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की मार्केटिंग करने के लिए। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया है। वोकल फॉर लोकल स्पिरिट पे काम करता है ये। ई सारस फुलफिलमेंट सेंटर बनाया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है, ये इसका काम देखेगा। और एक देखो सेंटर बनाया गया फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और टाटा ट्रस्ट दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों का मिलके एक ट्रस्ट, ये नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई हुई है दोनों ने मिलके, टाटा ट्रस्ट और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर ये नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई हुई है। ये इसको मैनेज करेगी इस मोबाइल ऐप को। और इस सेंटर में जो ये सेंटर होगा, जो ये ई सारस फुलफिलमेंट सेंटर है, ये सेंटर प्रोसेसिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा प्रोडक्ट की और शिपिंग करेगा, मतलब भेजेगा, कहाँ पे भेजना, कस्टमर को। आप या तो ई सारस पोर्टल बना हुआ है यानी कि वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनी हुई है उसके थ्रू परचेज कर सकते हो। सारी लॉजिस्टिक की हैंडलिंग प्रोवाइड की जाएगी इसमें और कस्टमर के डोर स्टेप पे ऑर्डर को लाया जाएगा ऑनलाइन, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे आपके घर पे आ जाता है प्रोडक्ट, ऐसे आएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है गुच्छी मशरूम, ये पहले भी न्यूज़ में थी, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, हमने पढ़ी थी, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम में, याद होगा आपको। क्या है ये और अभी न्यूज़ में क्यों है? देखो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें क्या है, गुच्छी मशरूम का जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है, स्ट्रेस में आ रही है, इसलिए इस वजह से ये न्यूज़ में है। क्या है ये गुच्छी मशरूम? ये देख सकते हो, ये मशरूम का ही एक टाइप है और ये फंगस है। जो मशरूम होती है फंगस का ही टाइप होता है, फंगस, फाफून बोल देते हैं। और ये मोर्छालासी फैमिली का है फंगस। इसे मोरल के नाम से भी जानते हैं, मोरल के नाम से, या गुच्छी मशरूम। इसका जो पेल येलो कलर होता है और ये देखो लार्ज वाइट स्टेम की तरह रेज होती है, मतलब उगती है। और अधिकतर इसका जो टेम्परेचर होता है मतलब उगाने का, वो दिन में देखो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और नाइट में 5 से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये इसके लिए आइडियल वेदर कंडीशन है उगाने के लिए। और देखो कॉमर्शियली तो ये उगाई नहीं जाती है, कुछ एरियाज़ में उगाई जाती है, टेम्परेट रीजन के जो हमारे एरिया हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाई जाती है लगभग। ये कहाँ पे? जैसे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे, उत्तरांचल में, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये उगाई जाती है। ये जनरली देखो वुड पे या पत्तों पे, ह्यूमस सॉइल है जो, ऐसी सॉइल जिसमें नमी है, ऐसी सॉइल में ये उगती है मशरूम। और ये देखो जनरली ऐसा होता है, अगर मान लो एक एरिया में यहाँ मशरूम उग गई तो कम चांस है कि दोबारा वहाँ पे उग जाए, उग भी सकती है, नहीं भी उग सकती। तो ये इसके मतलब प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत महंगी है। 1 किलो लेने जाओगे ना आप, 30 से 40 हज़ार रुपये की मिलेगी आपको। 1 किलोग्राम 30 से 40 हज़ार किलोग्राम पर किलोग्राम इसका रेट है। लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, इसलिए लोग इसको खाते हैं। और आपको पता 30 से 40 हज़ार रुपये किलो है तो गरीब लोग तो खा ही नहीं सकते। गरीब का मिडिल फैमिली खाने के लिए भी जीवन में एक बार खा ले तो सोचेगी। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं इसके? देखो इसमें पोटेशियम, विटामिन्स और कॉपर पाए जाते हैं। विटामिन डी और बी का रिच सोर्स है ये। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे हार्ट डिसीज़ होती है, मतलब दिल की बीमारी या डायबिटीज़, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये मशरूम। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर मून। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए। देखो फर्स्ट सुपर मून 2023 का जुलाई में देखा जाएगा, ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने कहा। तो सुपर मून क्या है ये बस जानना है। देखो सुपर मून क्या होता है आप सबको पता है, ये सन है और सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है। और अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? मून, चंद्रमा लगा रहा है। अब देखो अर्थ के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। अब एक पोजीशन ऐसी आती है कि अर्थ के सबसे नज़दीक उस पोजीशन पे चंद्रमा होता है और उस टाइम पे फुल मून हो जाए, उस टाइम पे फुल मून हो जाए। फुल मून का मतलब पूरा चांद दिखाई दे उस टाइम पे, जब चंद्रमा अर्थ के सबसे नज़दीक पोजीशन पे हो, उस पोजीशन को ही बोलते हैं हम सुपर मून, या उस इवेंट को, उस चंद्रमा को। क्योंकि उस टाइम पे चंद्रमा थोड़ा चमकीला ज़्यादा दिखाई देता है और थोड़ा बड़ा भी दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब ऐसी पोजीशन पे हो कि जो चंद्रमा है वो अर्थ के नज़दीक पोजीशन पे हो,
मान लो ये पोजीशन नज़दीक है सबसे, इस पोजीशन पे फुल मून भी हो गया, चंद्रमा पूरा भी दिखाई दे रहा है और सबसे नज़दीक भी अर्थ के ये जगह, तो उस मून को बोलेंगे सुपर मून। तो ये उस टाइम पे थोड़ा बड़ा भी दिखाई देता है और ब्राइटर भी, थोड़ा चमकीला। और देखो मून और अर्थ के जो सबसे कम डिस्टेंस है बीच में, अर्थ और मून के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है, कम दूरी है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिजी। पेरिजी ये लगभग है 3,60,000 किलोमीटर दूर अर्थ से। और सबसे दूर वाली पोजीशन को बोलते हैं हम अपोजी। अपोजी ये लगभग 4,05,000 किलोमीटर दूर अर्थ से। मतलब अर्थ के सबसे नज़दीक आता है ना जब चंद्रमा, उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिजी। ऐसे याद रख सकते हो, पी मतलब पास, ए मतलब अवे दूर, ऐसे याद रख सकते हो। पेरोजी मतलब सबसे पास वाली पोजीशन अर्थ और मून की, और अपोजी मतलब अर्थ और मून की सबसे ज़्यादा दूरी। तो फुल मून जिस टाइम पे होगा और चंद्रमा अर्थ के नज़दीक होगा उस टाइम पे ब्राइटर भी दिखेगा और लार्जर भी, उसी को बोलते हैं सुपर मून। सबसे पहले 1979 में रिचार्ड नोले ने ये टर्म इजाद की थी, कॉइन की थी, मतलब सबसे पहले ये टर्म उसी ने दी थी, रिचार्ड नोले ने सुपर मून की। और देखो ये टिपिकली ईयर में 2 से 4 फुल सुपर मून हो सकते हैं या 2 से 4 न्यू सुपर मून हो सकते हैं लगातार। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 3 और 2 के लिए भी। इंडिया ने देखो IMA से ये कहा है, IMO से, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से, कि देखो जो मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र, ये समझ लो समुद्र में जो शिप होते हैं या कुछ एक्टिविटी की जाती हैं, यहाँ पे नेविगेशन होता है, उससे देखो पॉल्यूशन होता है समुद्र के एरिया में, इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। तो समुद्र में कम से कम 5% नेट जीरो कार्बन का टारगेट अचीव किया जाए 2030 तक। मतलब 5% ऐसा हो मैरीटाइम फ्यूल, मेरीन फ्यूल, मतलब जैसे समुद्र के में जहाज़ है वो उसमें पेट्रोल डीजल की बजाय मान लो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वेसल यूज हो, मतलब ऐसी पानी की जहाज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, ऐसा यूज हो। इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन का एमिशन नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो कम से कम 5% नेट जीरो कार्बन फ्यूल यूज किया जाए 2030 तक, ये कहा है IMO से, इसलिए ये IMO न्यूज में है। तो IMO के बारे में जानना हमें, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जैसा इसके नाम में है मैरीटाइम, समुद्र के लिए ये, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए, और शिप से जो पॉल्यूशन होता है, शिप मतलब पानी का जहाज़ से जो पॉल्यूशन होता है समुद्र एरिया में, उसके लिए ये मेजर्स बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है। और समुद्र के एरिया में, मैरीटाइम एरियाज़ में सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गाइडलाइंस बनाता है। IMO एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए, इंटरनेशनल शिपिंग के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अथॉरिटी है IMO। मेन काम इसका यही है, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए गाइडलाइंस बनाना और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ओशियन से रिलेटेड, सी से रिलेटेड, उनको अचीव करना। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, 1948 में बनाया गया था, जब इसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 1959 में यूनाइटेड नेशन की इसे स्पेशलाइज एजेंसी बना दिया और 1982 में इसका नाम चेंज कर दिया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जो अभी है। इसके 174 मेंबर, इसके मतलब 174 नेशन कंट्री इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, जो इसके मेंबर है ना वो कंट्रीब्यूशन करते हैं वॉलंटरी, अपनी मर्जी से, या कोई मेंबर नहीं है वो भी डोनेट करना चाहता है कर सकता है, और कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है उससे इसका पैसा आता है, खर्चा चलता है IMO का। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्क्रैपिंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, SC के टॉपिक में ये टर्म आप यूज कर सकते हो। अभी देखो डेटा स्क्रैपिंग न्यूज में इसलिए ट्विटर ने डेटा पे लिमिट लगा दी है, डेटा स्क्रैपिंग पे लिमिट लगा दी है, डेटा स्क्रैपिंग के पे नहीं, मतलब स्क्रॉलिंग पे लिमिट लगा दी है। मतलब कुछ आप ट्विटर पे जाते हैं, जैसे ट्विटर पे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम चलाया होगा, कभी ट्विटर नहीं चलाया तो इंस्टाग्राम तो चलाया होगा। जैसे आप स्क्रॉलिंग करते रहते हो ऊपर और पोस्ट आती रहती हैं, किसी ने फोटो डाला, वीडियो डाला है, वो देखते रहते हो। ऐसे इन पे देखने की लिमिट लगा दी है, रीड करने की कुछ लिमिट लगा दी, किस लिए, डेटा स्क्रैपिंग को रोकने के लिए। तो पहले जानते हैं कितनी लिमिट लगाई है। देखो जिसका वेरीफाइड अकाउंट है वो एक दिन में 6000 पोस्ट ही देख सकता है, फोटो हो या वीडियो, इन सबको मिला के 6000 पोस्ट देख सकता है, या किसी ने कविता डाली हो उनको पढ़ सकता है। अगर किसी का अनवेरीफाइड अकाउंट है वो 600 देख सकता है एक दिन में, और अगर किसी का नया अकाउंट खुला वो 300 पोस्ट ही देख सकता है पर डे। डेटा स्क्रैपिंग को
रोकने के लिए ये स्टेप उठाया है ट्विटर ने। तो डेटा स्क्रैपिंग क्या है, हमें ये जानना है मेनली। देखो डेटा स्क्रैपिंग ये होता है, मान लो कोई बंदा है, उसने अपने अकाउंट पे कुछ, मान लो एक ऑटोमेटिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगा दिया। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ट्विटर चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर डेटा ले लेगा किससे, ट्विटर से वो डेटा ले लेगा। या मान लो किसी न्यूज़पेपर का अकाउंट है ट्विटर पे, द हिंदू का, दैनिक जागरण का, इंडियन एक्सप्रेस का, किसी का भी, या न्यूज एजेंसी का, किसी का, बीबीसी का, किसी का भी। अब वो भी अपनी पोस्ट कर रहा है ट्विटर पे। अब किसी आदमी ने सॉफ्टवेयर लगा रखा है कि जो न्यूज़ से रिलेटेड डेटा हो उसको एक्सट्रैक्ट करे। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डेटा को उससे उठा लेगा साइट से। अब वो अपना वेब पेज बना देगा, अपना वेब पेज पे वो डेटा दिखाएगा। ये क्या करते हैं, न्यू कंटेंट जर्नलिज्म या रिसर्च पर्पज़ के लिए डेटा लेते हैं। अब इसी प्रोसेस को किसी और साइट से डेटा को ले लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, न्यूज एजेंसी से, किसी से भी, इसी को बोलते हैं डेटा स्क्रैपिंग। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि इससे होता क्या है, देखो इस पे क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। किसी ने भाई साहब बहुत मेहनत करके कविता बनाई, वो पोस्ट की, और वो आप अपने नाम से वहाँ पे दिखा रहे हो, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है वॉयलेशन, मतलब उल्लंघन हो सकता है कॉपीराइट का। कॉपीराइट आप जानते हो, कोई चीज़ बनाता है, मान लो किसी ने गाना बनाया, म्यूजिक दिया, या किसी ने कविता लिखी, उसका शायरी लिखी, कुछ भी, उसका सबका कॉपीराइट मिल जाता है जिसने पब्लिश करा दिया उसको। तो ये प्राइवेसी का ब्रीच हो सकता है इसमें, और डेटा का मिसयूज और मैनिपुलेशन भी हो सकता है डेटा स्क्रैपिंग की वजह से, इसलिए ट्विटर ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। देखो 70% तक लगभग ये हाईवे कंप्लीट हो गया है, इस वजह से न्यूज़ में है। इंडिया से जा रहा है, देखो ये हाईवे, ये आप मैप देखो इंडिया का, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मणिपुर वाला एरिया, मिजोरम मणिपुर वाला एरिया, ये वाला एरिया। यहाँ पे देखो एक जगह है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मणिपुर में, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। ये वाला एरिया है जो यहाँ पे मणिपुर में, यहाँ से एक मोरे नाम की जगह है, ये देखो मोरे नाम की जगह, यहाँ से एक हाईवे जा रहा है, रोड बनते हुए जा रहा है म्यांमार से होते हुए। म्यांमार के ये मांडले शहर में, नेपिडो जो इसकी कैपिटल है, बागो, और फिर थाईलैंड के यहाँ मियावेडी माओ सोट नाम की जगह है यहाँ पे। तो इस हाईवे को बोलते हैं IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये 1336 किलोमीटर का लंबा रूट है। किस लिए काम करेगा ये, इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसका नाम अब हो चुका है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने ये साइन किया है ट्राइलेटरल हाईवे बनाने के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, जो हमारा इंडिया का जो ये एरिया है, देखो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पे डेवलपमेंट कम है, इसका विकास करने के लिए ये ईस्टर्न कंट्री हैं या साउथ ईस्टर्न कंट्री हैं, इनसे इंडिया एग्रीमेंट करता है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोड बने, रेलवे बने, हाईवे बने, इनके लिए। तो इसलिए ये लुक ईस्ट का या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही पार्ट है इंडिया का। और देखो इसमें आगे ये भी प्लान है कि इसको थाईलैंड से आगे भी बढ़ाया जाएगा, जैसे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया तक। ये देख सकते हो आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे, ये थाईलैंड तक तो जा ही रहा है, आगे देखो ये लाओस कंट्री, वियतनाम, कंबोडिया तक भी ये हाईवे ले जाया जा सकता है, आगे का प्लान ये भी है इसमें। तो यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 टॉपिक और हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया आज वैसे। एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व था, ये न्यूज में था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये, यूपी की 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक लखीमपुर खेरी और एक है बहराइच डिस्ट्रिक्ट। लखीमपुर खेरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट यूपी की। एक देखो कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव, ये न्यूज में था, कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव। ये क्या है, ये देखो 2011 में बना था ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग था, तब बना था, 3 कंट्री ने मिलकर बनाया था, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, 3 कंट्री ने मिलकर बनाया था। किस लिए, देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, यहाँ समुद्र में आसपास मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है मैरीटाइम पॉल्यूशन, या सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना डिजास्टर के टाइम पे, कोई भूकंप आ जाए, साइक्लोन आ जाए उसके टाइम पे, तो इसलिए चलाया था ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया ने। अब इसमें और भी कंट्री जुड़ चुकी हैं, मॉरिशस भी इसका मेंबर बन चुका है। यहाँ पे देखो मॉरिशस है, ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे मॉरिशस है, ये वाला कंट्री। और इसके 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं, ऑब्जर्वर, फुल मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। कौन कौन से, एक तो सिसिली है,
ये सिसिली, और एक बांग्लादेश, 2 इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। तो क्या काम है इसका, कब बनाया, 2011 में, किस लिए बनाया, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। इंडिया भी मेंबर है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है एक, देखो एक टर्म न्यूज में थी, ये ताई सोकू, TAISHOKU, ताई सोकू डायको। ये एक जापानी टर्म है, जापान में इसका मतलब होता है जॉब लिविंग एजेंट। मतलब ये ऐसे एजेंट होते हैं जो जॉब को छुड़वाने के लिए काम करते हैं। देखो जापान में क्या होता है, जापान में कोई कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, अगर वो जीवन भर उसी कंपनी में काम करेगा ना, तो एक लॉयल्टी दिखाई देती है। और जापान में लॉयल्टी को बहुत ही ज़्यादा अहमता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्वपूर्णता दी जाती है, कि अगर कोई आदमी मान लो पूरे जीवन भर एक ही कंपनी में काम किया, एक जगह काम किया है, तो वो बंदे को रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती है। और अगर कोई छोड़ता है ना, उसे थोड़ी हीन भावना से देखा जाता है, और छोड़ना मुश्किल हो जाता है किसी को एक कंपनी छोड़ना। तो अगर कोई मान लो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, कोई कंपनी छोड़ना चाहता है, तो छोड़ भी नहीं पाता है। तो इसी के लिए जो कोई मान लो फ्रस्ट्रेट है, नहीं करना है उसे एक कंपनी में काम, नहीं बनना उसे लॉयल एक ही कंपनी में, वहाँ पर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, छोड़ के जाना है, तो वो छोड़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों की सहायता करता है ये ताई सोकू डायको। मतलब ये एजेंट है, जॉब लिविंग एजेंट, जॉब को छुड़वाने में सहायता करते हैं ऐसे लोगों की जो छोड़ना चाहते हैं। एक देखो कोआ ट्राइब न्यूज में थी, कोआ ट्राइब, ये एक जाति के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ पे देख सकते हो, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ पे रहती है कोआ ट्राइब की। ये देखो एक त्यौहार है जो हर 2 साल में सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सारालम्मा जात्रा या सामक्का सारालम्मा सामक्का सारालम्मा जत्रा। ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है त्यौहार कोआ ट्राइब के लोगों के द्वारा। तो यही टॉपिक थे आज के।